नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 सोशल साइंस SST की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। तो पहले तो हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे और उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैं भविष्य में भी ऐसे कमाल के वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाई, जब आप अपनी बुक ओपन करोगे तो शुरुआत में आपको कुछ इस प्रकार से पेजेस दिखाई देंगे। यहाँ से आपका चैप्टर नहीं स्टार्ट है। हाँ, यहाँ पे ये जो लेट्स एक्सप्लोर वाला छोटा सा हिस्सा है, ये आप लोग चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इन सभी पेजेस को पलटिए और ये जो पेज है, यहाँ से आपका चैप्टर 1 स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बढ़िया सी हमारी एक इमेज लगी हुई है, चैप्टर का नाम लिखा है, एक आर्यभट्ट द्वारा दिया हुआ एक कोट लिखा हुआ है। ठीक, ये है हमारा चैप्टर 1। द बिग क्वेश्चंस, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट। क्वेश्चन 2, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। क्वेश्चन 3, हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। देखिए, यहाँ पे हमारे चैप्टर 1 के स्टार्ट में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं तीनों के आंसर मिलने वाले हैं। मतलब जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के ही आंसर मिलेंगे। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है ये इन्हीं तीन क्वेश्चंस के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई मैप यानी कि नक्शा क्या होता है, इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, नक्शे के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, साथ ही में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी में किसी भी लोकेशन को ढूंढने के लिए कैसे किया जाता है, साथ ही में जो लोकल टाइम है और जो स्टैंडर्ड टाइम है ये लॉन्गिट्यूड से किस प्रकार से संबंधित है, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग अ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या कह रहा है, कल्पना करिए कि आप किसी शहर में पहली बार गए हो। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वॉन्ट टू विजिट। आप जहाँ जाना चाहते हो उन जगहों को कैसे ढूंढोगे। यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन फॉर हेल्प। हो सकता है मदद के लिए आप किसी वहाँ के जो लोकल कोई स्थानीय व्यक्ति है उससे पूछो। और यू माइट टेक अ लुक एट द मैप ऑफ द सिटी। और आप जो शहर का नक्शा है उसको भी देख सकते हो। इन दी प्रीवियस ग्रेड्स, इससे पहले की कक्षा में, यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप। आपने नक्शों के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। एंड इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के अंदर, वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। हम इन नक्शों को और डिटेल में समझेंगे। लेट अस प्ले अ गेम। चलिए एक गेम खेलते हैं। एग्जामिन द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी फिगर 1.1। क्या कह रहा है कि भाई ये जो नक्शा दिया है मेरा, ये वाला फिगर 1.1, इसको आप क्या करिए, इसको आप एग्जामिन करिए, यानी कि इसको आप देखिए। और क्या कह रहा है, इमेजिन दैट यू गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप। कल्पना करिए कि आप ट्रेन से उतरे हो और आप इस नक्शे के ऊपर जो बैंक है वहाँ पे जाना चाहते हो। विच वे वुड यू गो। आप कौन सा रास्ता जाओगे। तो देखो, अगर आप रेलवे स्टेशन से उतरे हो तो ये है मेरा रेलवे स्टेशन। ठीक है, बैंक कहाँ पर है, ये है मेरा बैंक। तो भाई कैसे जाएंगे, रेलवे स्टेशन से यहाँ से कोई बस ऑटो लेंगे और इस रास्ते से होते होते नगर पंचायत से होते होते जा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये रास्ता तो नगर पंचायत पे ब्लॉक है ना, रुक जाओ। तो एक काम करो, इस रास्ते से जाओ, लंबे वाले रास्ते से जाओ, ये कहीं ब्लॉक नहीं, ये आपको सीधे बैंक पहुँचा देगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग ऐसे जाएंगे अगर रेलवे स्टेशन से उतरे हैं और हमको बैंक जाना है तो। ठीक, कहाँ पर दे, विच वे वुड यू गो, अभी बता दिया उसमें, मतलब अभी हम लोगों ने मार्क कर दिया है। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, क्या कोई और पॉसिबल तरीके भी हैं। हाँ बिल्कुल है भाई, उसमें देख सकते हैं हम लोग। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल
एंड द म्यूजियम। क्या आप पब्लिक गार्डन, स्कूल और म्यूजियम को इस नक्शे में ढूंढ पाए? तो भाई पब्लिक गार्डन किधर है? ये होगा, स्कूल ये है, और क्या है लास्ट में? म्यूजियम, ये रहा। तो ये है पब्लिक गार्डन, ये स्कूल और ये है म्यूजियम। लो ढूंढ लिया भाई हमने नक्शे पे, वही क्या था। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोसीड फ्रॉम बैंक टू द मार्केट विच वे विल यू गो। अगर आप बैंक से मार्केट जाना चाहते हो तो कौन से रास्ते से जाओगे? तो चलो भाई चलते हैं। तो ये है मेरा बैंक और मार्केट है ये मेरा, ये तो ये जो रास्ता गया ना ये वाला, इससे जाएंगे और लो मार्केट पहुंच गए, है कि नहीं? दिस इज वेयर अ मैप्स कम इन हैंडी। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसी सिचुएशंस में जो मैप है, जो नक्शा है, वो हमारे काम आता। अच्छा अब ये बताओ, अगर ये मैप नहीं होता तो पीछे जो 2-3 क्वेश्चंस हमने लगाए हैं, सॉल्व किए हैं, क्या उनको हम सॉल्व कर पाते? क्या हम कभी रेलवे स्टेशन से बैंक या बैंक से फिर मार्केट, म्यूजियम, इन सब जगह आ जा पाते कि नहीं आ जा पाते? नहीं आ जा पाते ना। तो भाई नक्शे का काम क्या होता है? नक्शे का काम यही होता है, हमें राह दिखाना। ठीक है, क्या होता है काम? हमको रास्ता दिखाना। अ मैप इज़ लाइक अ ट्रेजर गाइड। एक नक्शा जो है वो एक खजाने के गाइड की तरह होता है, मतलब खजाने की दर्शनी की तरह होता है। वो हमको दर्शाता है, दिखाता है कि कहाँ पे क्या है। इट शोज़ यू वेयर थिंग्स आर, मतलब यही है कि हमको दिखाता है कि कहाँ पे क्या है, एंड हाउ टू गेट टू देम, और उन तक कैसे पहुँचना है। नोटिस द 4 एरोज इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द मैप। क्या कह रहे हैं भाई? नक्शे में ऊपर 4 एरो आपको दिख रहे हैं, क्या आपने इनको नोटिस करा? वी विल, एक सेकेंड, वी विल सून सी हाउ दे पॉइंट टू सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड मेक मैप इवन मोर हेल्पफुल। हम जल्दी ही देखेंगे कि ये जो हमारे ये जो एरोज हैं ये कैसे कुछ खास दिशाओं की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं और हमारे नक्शे को और भी ज़्यादा मददगार बनाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। अब देखो यहाँ पे ना छोटी सी एक्टिविटी टाइप की दी हुई है, चलो इसको कर लेते हैं। ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिव्स गिवन ऑन पेज 8 मार्क दी हॉस्पिटल। क्या कह रहा है भाई? जो नक्शा है आपका 1.1 वाला, उसमें आपको हॉस्पिटल को मार्क करना है। तो चलो भाई, कहाँ है हॉस्पिटल? ये रहा हॉस्पिटल, ये देखो बीचों बीच, है कि नहीं? नेक्स्ट क्या कह रहा है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया। जो ब्लू कलर का यानी जो नीले रंग का एरिया है उसका क्या मतलब है? तो ये हम लोग आ गए मैप पे। नीले रंग का एरिया कौन सा है? ये वाला। ये क्या? ये है भाई वाटर बॉडी, कोई नहर या कोई तालाब जैसा है। ठीक, कुछ तालाब वालाब जैसा है ये वाटर। नेक्स्ट क्या है? विच इज द फारदेस्ट अवे फ्रॉम रेलवे स्टेशन, द स्कूल, नगर पंचायत और पब्लिक गार्डन। क्या कह रहा है कि भाई रेलवे स्टेशन से सबसे ज़्यादा दूर क्या है? स्कूल है, और क्या था? पंचायत है और पब्लिक गार्डन। इन तीनों में से रेलवे से सबसे दूर क्या? ये तो करीब है, ये भी इतना ही है। तो सबसे दूर क्या हुआ? सबसे दूर हुआ मेरा ये बगीचा, गार्डन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट्स ईच। लेट ईच ग्रुप ट्राई टू ड्रॉ अ मैप ऑफ योर स्कूल एंड सम ऑफ द स्ट्रीट और रोड that lead to it and a few neighboring buildings at the end. Compare all the maps and discuss. देखो ये बहुत ही आसान है, एक छोटी सी एक्टिविटी के तौर पे ये बता रहे हैं कि भाई क्या करो, कुछ 2-2, 3-3, मतलब 2-2, 4-4 या 3-4 बच्चों का ग्रुप बना लो और सभी लोग स्कूल का जो नक्शा है ना उसको बनाओ। साथ ही में आसपास की जो सड़कें हैं और जो बिल्डिंग्स हैं उन सब का नक्शा बनाओ और आखिर में कंपेयर करो कि भाई कैसा क्या नक्शा बना है। बस एक्टिविटी है छोटी सी, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। अगर स्कूल में नहीं जाते हो या फिर स्कूल में नहीं हो तो घर का भी नक्शा बना सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है बच्चों, चलिए। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट। तो अब हम लोग नक्शे के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल, यानी कि इस साधारण से उदाहरण से, वी अंडरस्टैंड दैट अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया। हम ये समझे, हमको ये समझ में आया कि जो नक्शा होता है वो क्या होता है? वो किसी क्षेत्र की ड्राइंग होती है या फिर उसका एक तरीके से दे रखा होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे। ठीक है, मतलब ये किसी एक क्षेत्र की क्या होती है? ड्राइंग होती है। इट मे बी अ स्मॉल एरिया, क्षेत्र जो है वो छोटा हो सकता है, जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, या फिर बड़ा एरिया भी हो सकता है, जैसे जिला हो गया, राज्य हो गया, और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन होल वर्ल्ड, और बहुत ही भारत जैसा बड़ा सा कोई एरिया भी हो सकता है, या फिर पूरी दुनिया, यानी कि नक्शा हम किसी का भी बना सकते हैं।
इन अ मैप, नक्शे के अंदर, यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। नक्शे में हम सरफेस यानी कि सतह को ऐसे देखते हैं जैसे कि मानो हम जो दुनिया है उसको कहाँ से देख रहे हैं, टॉप यानी कि एकदम ऊपर से देख रहे हैं। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। क्या कह रहा है कि भाई कई सारे जो नक्शे होते हैं उनके कलेक्शन को, या फिर जो कई सारे नक्शे होते हैं उनकी किताब को हम लोग एटलस के नाम से जानते हैं। तो एटलस क्या होती है? एटलस होती है नक्शों की किताब, ठीक है ना। हो सकता है आपने ये एटलस वर्ड पहले सुना हो। ये क्या होती है? ये होती है नक्शों की किताब। चलो, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप। अब हम लोग कई प्रकार के जो नक्शे होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। फिजिकल मैप, तो पहला क्या है? पहला है फिजिकल मैप। तो दोस्तों फिजिकल मैप क्या होता है? देखो, फिजिकल मैप ये मेरा वो मैप होता है जो कि मेरे नेचुरल फीचर्स दिखाता है, जो कि ज़मीन पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल थिंग्स हैं, उनको दिखाता है। जैसे कहाँ पे पहाड़, कहाँ पे नदी, कहाँ पे समंदर, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो फिजिकल मैप क्या होता है? यही होता है, विच मेनली शोज सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन, ओशन, रिवर्स। क्या है? वही बता रहा है। नेक्स्ट है मेरा पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? वे शो डिटेल ऑफ कंट्रीज और स्टेट बाउंड्री, सिटीज एक्सेट्रा। फॉर इंस्टेंट अ मैप ऑफ इंडिया विथ इट्स ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। पॉलिटिकल मैप किसको कहते हैं? पॉलिटिकल शब्द जो है इसका मतलब होता है राजनीति, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप कौन सा मैप होता है? ये वो नक्शा होता है जो कि किसी पूरे देश, उसके राज्य, इन सब की बाउंड्रीज को दिखाए, इन सब के बॉर्डर्स को दिखाए, शहरों को दिखाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप वो होता है जो कि किसी देश, किसी राज्य, किसी सीमा, किसी शहर, इन सब की डिटेल्स के बारे में हमको बताए। आखिरी है हमारा थर्मेटिक मैप। तो भाई थर्मेटिक मैप क्या होता है? विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्मेटिक मैप ये वो नक्शे होते हैं जिनमें किसी खास प्रकार की जानकारी दी होती है। जैसे कि जो सर्वे करे जाते हैं कि कहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, या फिर कहाँ पे पानी की कमी है, कहाँ पे बिजली ज़्यादा जा रही है, तो वो जिन नक्शों में दिखाई जाती है ना, उनको हम लोग थर्मेटिक मैप ही कहते हैं। जैसे कि आप लोग ने हो सकता है देखा हो हरियाली वाला मैप, जिसमें दिखाते हैं कि भाई कहाँ पे कितने क्या पेड़ हैं। तो उसमें क्या होगा भाई? पूरे इंडिया का नक्शा होगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे जंगल है वहाँ पे क्या होगा? ग्रीन ग्रीन कलर होगा, ठीक। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये हुआ थर्मेटिक मैप का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? थर्मेटिक मैप का एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। क्या कह रहा है कि भाई इसके अतिरिक्त, यानी कि इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं किसके? नक्शे के। वो क्या क्या होते हैं? डिस्टेंस दूरी, डायरेक्शन दिशा, सिंबल्स यानी कि चिन्ह। यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट 2 while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. क्या कह रहा है कि भाई आपने पहले दो यानी कि डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, जब हम पहले जो नक्शा था ना हमारा 1.1 का, उसको जब हम नेविगेट कर रहे थे, उसको जब हम स्टडी कर रहे थे। अब क्या कह रहे हैं कि चलिए अब इनको हम और प्रिसाइसली यानी कि और डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर? क्या आपने कभी सोचा है कि जो इतनी बड़ी जगह है आखिर वो कागज़ के छोटे से टुकड़े पर कैसे फिट आ जाती है? इट इज़ ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। ये सब किसकी वजह से हो पाता है? ये सब हो पाता है मैप की स्केल की वजह से। यानी कि हर मैप में क्या होता है भाई? एक स्केल होता है। तो अब ये समझ लो स्केल होता क्या है। देखो, मान लो मुझे ना एक गांव का नक्शा बनाना है, ठीक। अब गांव बहुत बड़ा हो सकता है गांव 100 किलोमीटर का हो, 200 किलोमीटर का हो। तो क्या मैं 100-200 किलोमीटर के पन्ने पे उसको उतारता फिरूंगा? नहीं ना। मैं क्या करूँगा? मैं एक छोटे से पन्ने पे ही उसको उतार लूँगा। लेकिन अब अगर मैं उस पन्ने को देखता हूँ तो मुझको कैसे पता चलेगा? मुझको कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ से इतनी दूरी है, यहाँ से यहाँ जाना है, ये इतना बड़ा है? तो मुझको ये कैसे पता चलेगा? मुझको ये पता चलेगा स्केल की मदद से, ठीक है। स्केल में कैसे सेट कर सकता हूँ? मान लो भाई एक जो गांव है वो है मेरा 100 किलोमीटर का। तो अब मैं क्या लूँगा? मैं ऐसे कर लूँगा कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, ऐसे करके स्केल ले सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि पेज पे नापा हुआ 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बराबर हुआ, डिपेंड करता है आपने स्केल क्या ली है, ठीक है ना। इसका मतलब यही होता है। तो स्केल क्या होती है? स्केल और कुछ नहीं होता है भाई, जो ज़मीन की डिस्टेंस होती है ना, उसको हम सेंटीमीटर के हिसाब से ले लेते हैं,
ठीक, जिसकी 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर हुआ, मतलब कि जितने सेंटीमीटर होंगे, मान लो 5 सेंटीमीटर हो गए तो 500 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरी स्केल होती है। स्केल का देखो मैप में बहुत ज़्यादा काम होता है, अभी आगे हम लोग इसके बारे में और सीखेंगे। Let us go back to our map of small city figure 1.1. Each centimeter on the map as printed here represent a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter equals to 500 meters. क्या कह रहे हैं भाई, दोबारा जो हमारे फिगर 1.1 पे जो नक्शा था, चलिए उसी पर हम लोग क्या करते हैं, वापस चलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इन्होंने स्केल ली है उस मैप के लिए, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मेरे 500 मीटर के बराबर हुआ। ठीक, ये जो स्केल लिए है किसके लिए है, पुराने वाले नक्शे के लिए। तो उसमें 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 500 मीटर के, यानी 2 सेंटीमीटर 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है ना, इस तरीके से स्केल ली जाती है और इस तरीके से स्केल लेने के लिए कह रहे हैं उस वाले नक्शे में। Now turn to the map of India in figure 5.2 in chapter 5 of this textbook. आप क्या कह रहे हैं कि भाई चैप्टर 5 में फिगर 5.2 में एक मैप दिया हुआ इंडिया का, उस पे जाओ। तो मैंने वो मैप ना एकदम आखिर में फ़ोटो लेके लगा दिया है, कहाँ पे, ये वाला। इस नक्शे की बात कर रहे हैं, ये आप जब चैप्टर 5 में पहुँचोगे ना तब आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, इस वाले मैप की ये बात कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे, किधर थे हम लोग, यहाँ पर थे। चलिए, तो कहाँ था मैं, ये वाला। अच्छा, द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रूलर विथ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन इट्स साइड। इसमें मुझे स्केल तो नहीं दिखी, ये यहाँ पे कह रहे कि उसमें स्केल दी हुई है, लेकिन मुझे इसमें स्केल नहीं दिखी, बस कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले, बट स्केल अच्छा है। ये रही, ये देखिए लिखा है ना 500 और नीचे किलोमीटर के सामने कुछ लिखा नहीं, तो इसका मतलब क्या है 1। रुको एक बार फिर से उस पे चलते हैं, पैराग्राफ पे, समझ में आ जाएगा किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, एक बार पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, शायद कुछ मिस हो रहा हो। ज़्यादा आगे आ गया, रुक ज़्यादा आगे आ गया मैं। हाँ, ये रहा। एक बार फिर से इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। ठीक है, द स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर बाय अ रूलर विथ 500 रिटन अबव इट्स लेंथ एंड किलोमीटर ऑन द साइड। इट सिंपली मीन्स दैट दिस रूलर which measures 2.5 centimeter in the printed map corresponds to 500 kilometers on the ground. ठीक है, देखो इसमें जो स्केल ली जा रही है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर की ली जा रही है। ठीक है, और ये है 500 किलोमीटर्स की, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट है ये आपकी 500 किलोमीटर की होगी। देखो जब भी स्केल लिया करो ना, एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, जब भी स्केल लिया करो मैप की, कभी भी ऐसे दशमलव में मत लिया करो, कंफ्यूज हो गए। हमेशा क्या लो, 1 सेंटीमीटर ये लेना, हमेशा ये लेना, हमेशा ही यही वाली लेना, या फिर 2 सेंटीमीटर। डेसिमल में कभी मत लेना, अगर डेसिमल में ले लिया ना तो बहुत बुरी तरीके से आप लोग कन्फ्यूज जाओगे। अब यहाँ पे देखो ऐसे दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना है, 500 किलोमीटर्स। ठीक, तो इसको अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर में निकालते हैं तो इसका होगा 1 सेंटीमीटर, 2.5 का है ना 5, तो 1 सेंटीमीटर इसका होगा 100 किलोमीटर का। कितना हो गया, 100 किलोमीटर का। अगर ऐसी स्केल दी होती तब भी सही होता। रुक जाओ, ये 200 किलोमीटर का होगा। नहीं, ये आपका 200 किलोमीटर का हुआ। ठीक है, 100 नहीं, ये 200 किलोमीटर का हो गया। ये है इसका आंसर। 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर का है। अगर ऐसी स्केल दी होती ना ईजिली हो जाता, लेकिन क्योंकि डेसिमल लगा दिया तो कन्फ्यूजन हो रही है। So the actual distance between the 2 points represent on the map depends on the scale that the map is using. क्या कह रहा है कि भाई, तो इसलिए जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है ना किसी भी नक्शे पे मौजूद 2 बिंदुओं के बीच में, वो इस पर निर्भर करती है कि आपने स्केल क्या ली है। ठीक है ना, वही चीज़ जो कि अभी मैं आपको समझा रहा था, वही चीज़ ये भी इसमें बता रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक, देखो किसी भी मैप में ना स्केल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, और अगर स्केल गड़बड़ कर दी तो भैया फिर नक्शा गया, तो नक्शा क्या। मैप में स्केल बहुत ज़रूरी होती है, और जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना मैथ में, गणित में,
उसमें भी स्केल बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने दोनों में स्केल गड़बड़ कर दी या लिखना भूल गए तो फिर तो भैया आपका गड़बड़ हो गया फिर। चलो लेट्स एक्सप्लोर। तो हमारी फिर से यहाँ पे दे रखी है एक्टिविटी टाइप की, इसको देख लेते क्या कह रहा है। ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑफ स्कूल्स प्लेग्राउंड, यानी आपके स्कूल के जो खेल का मैदान है उसका एक साधारण सा नक्शा बनाओ। लेट अस अज्यूम इट इज़ रेक्टेंगल, मान लेते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। 4 मीटर इन लेंथ, 30 मीटर इन विथ। ड्रॉ इट प्रिसाइजली विद योर रूलर ऑन द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर्स। देखो ये बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि भाई मान लो आपका जो स्कूल है ना वो रेक्टेंगुलर, आपने उसका नक्शा बनाया, ठीक, और वो रेक्टेंगुलर शेप का बना है। अब जो लंबाई है वो है 40 मीटर की और जो चौड़ाई है वो है 30 मीटर की, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो स्केल लेनी है उसके लिए वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर्स, इस तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं, स्केल ले लो, 40 मीटर की इसकी लंबाई बना दो और 30 मीटर की इसकी चौड़ाई बना दो, ख़त्म कहानी। और थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स ड्रॉ कर देना और साइड में ऊपर ऐसे लिख देना 1 सेंटीमीटर 1 cm इक्वल्स टू 10 m, ख़त्म कहानी बस। स्केल जो होती है वो कहीं पे साइड में लिख दिया करो और इसके ऊपर हेडिंग भी डाल दो स्केल, ताकि पढ़ने वाले को तुरंत पता चल जाए कि अच्छा ये स्केल की बात कर रहा है, ठीक। चलो सेकंड वाला क्या कह रहा है, नाउ मेजर द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, हाउ मेनी सेंटीमीटर डू यू गेट यूजिंग द स्केल, कैलकुलेट द रियल लेंथ ऑफ द प्लेग्राउंड डायगोनल्स इन मीटर्स। देखो ये बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको अब रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना उनको मेजर करना होगा। डायगोनल्स किसको कहते हैं अभी बताता हूँ। ये मान लो मेरा रेक्टेंगल है, तो अगर मैं कोई एक लाइन बनाता हूँ ना ऐसी, तो इसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे। तो डायगोनल क्या होता है, ये वाली लाइन होती है जैसे तिरछे तिरछे जाती है, ठीक है ना, ये होता है डायगोनल। याद रखना, अक्सर ये पूछ लिया जाता है और ये आपका इसमें भी आता है, मैथ में भी आता है, तो ध्यान में रखना डायगोनल बोलते किसको हैं। हाउ मैनी सेंटीमीटर डू यू गेट, आपको कितना सेंटीमीटर मिला, तो भैया वो बना लो, क्या बोलते हैं, पहले नक्शा बना लो फिर स्केल से खींच के पता कर लेना। चलो लेट अस लिसन टू द 4 लेट अस रिटर्न, नॉट लिसन, मैंने यहाँ पे शायद लिसन बोलिया नहीं, ये रिटर्न है। लेट अस रिटर्न टू द 4 एरोज एट द टॉप राइट ऑफ द स्मॉल सिटीज मैप। क्या कह रहे हैं कि भाई जो स्मॉल सिटी का नक्शा था ना फिगर 1.1 में, उसमें जो ऊपर ऐसे एरो नहीं दे रखे थे 4 वाले, इस तरीके से ऐसे ऐसे। कह रहे कि चलिए अब हम उन पे लौटते हैं। दे पॉइंट टू 4 डायरेक्शंस, वो 4 दिशाओं में क्या करते हैं, इशारा करते हैं, 4 दिशाएं दर्शाते हैं। कौन कौन सी दिशा, नॉर्थ एट द टॉप, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, यानी ऊपर क्या होती है, नॉर्थ होती है, ठीक है। और क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो आएगा ईस्ट, यानी कि क्लॉक वाइज, घड़ी की तरह। घड़ी कैसे ऐसे तो घूमती कि नहीं घूमती है, तो इधर की मूव करोगे ये आएगा ईस्ट, क्या हो गया, ईस्ट। अब ऐसे आगे बढ़ोगे ये आ जाएगा साउथ, और फिर ऐसे आगे बढ़ोगे मिल जाएगा क्या, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। वैसे इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे आप लोग करके बोलते होगे। तो क्या होती है हमारी डायरेक्शन, यही होती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। इनको कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर कार्डिनल पॉइंट, समझे कि नहीं समझे। और इनकी बीच की जो डिस्टेंस, मतलब माफ़ी चाहूँगा, इनकी जो बीच की होती है ना ये डायरेक्शन, इसको हम लोग दोनों को मिलाकर बोलते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ईस्ट और साउथ के बीच का क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। साउथ और वेस्ट के बीच का क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। वेस्ट और नॉर्थ के बीच का क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये होती है मेरी क्या, कार्डिनल डायरेक्शंस। ये 4 होती हैं और ये इनके बीच वाली, समझे कि नहीं समझे। अदर देन दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर ऑल्सो, अच्छा देखो इसी की बात कर रहा है, ये जो मैंने आपको होता है ना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, उन्हीं की बात ये कर रहे हैं, ठीक। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद लेटर एन विच पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। क्या कह रहे हैं, ज़्यादा नक्शों में क्या होता है कि भाई बस एक एरो होता है और उसके ऊपर एन लिखा होता है। ज़्यादातर क्या, आप कोई भी नक्शा खरीदोगे ना तो उसमें ऐसे होगा, ऊपर इस तरीके से एरो टाइप का बना होगा, ठीक है, और ऐसे एन लिखा होगा बस। अब इसमें आपको समझना कि अच्छा ऊपर नॉर्थ है तो नॉर्थ के उल्टा यहाँ पे होता है साउथ, और नॉर्थ के इधर होता है ईस्ट, और ईस्ट के उल्टा इधर होता है वेस्ट, ये दे रखा होता है नक्शे। अब आते हैं ऐसे ही है, उसमें आपको खुद से ही समझना पड़ता है। लेट्स एक्सप्लोर, कंसीडर द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लिस्ट बिलो। क्या कह रहे हैं कि भाई दोबारा नक्शे पे जाइए और चेक करिए कि नीचे दी हुई जो मेरे स्टेटमेंट्स हैं क्या ये सही हैं या फिर ये गलत हैं।
तो चलो भाई पहले काम करते हैं, स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के नॉर्थ में मार्केट है, ये कह रहा है। ठीक, तो हॉस्पिटल के नॉर्थ में मार्केट है। दूसरा क्या है, म्यूजियम इज साउथ वेस्ट ऑफ बैंक, जो म्यूजियम है वो बैंक के साउथ ईस्ट में, सॉरी, म्यूजियम बैंक के साउथ ईस्ट में, और मार्केट जो है हॉस्पिटल के नॉर्थ में, याद रखना, मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में और साउथ ईस्ट में बैंक। मार्केट ये रहा। चलो, तो ये है मार्केट, ये है हॉस्पिटल। तो क्या मार्केट हॉस्पिटल के नॉर्थ में है? भाई नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊपर होती है, अगर मार्केट यहाँ ऊपर कहीं होता तो मैं कहता सही है, लेकिन ये तो नीचे उल्टा है। तो क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है भाई, ये तो गलत हो गया। क्या था उसके बाद में? साउथ ईस्ट पे क्या था? रुक जाओ, फिर से जाना पड़ेगा। क्या है? म्यूजियम इज द साउथ ईस्ट ऑफ बैंक, बैंक के साउथ ईस्ट में म्यूजियम। चेक कर लेते हैं, बैंक के, तो म्यूजियम तो नीचे हो गया भाई, म्यूजियम तो एकदम नीचे साउथ में ना। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? देखो, साउथ ईस्ट का मतलब होता ईस्ट और साउथ के बीच में, यानी कि यहाँ ऐसे तिरछी लाइन। तो अगर बैंक यहाँ ना होकर यहाँ कहीं होता, सॉरी, अगर म्यूजियम यहाँ ना होकर यहाँ कहीं होता, तो मैं कहता हाँ सही है, तो मैं कहता कि हाँ सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना, जो म्यूजियम है वो बैंक के साउथ में है, साउथ ईस्ट में नहीं। ठीक, थर्ड वाला क्या है? द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में रेलवे स्टेशन है। द रेलवे स्टेशन इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में क्या है? रेलवे स्टेशन है। तो हॉस्पिटल कहाँ है? कहाँ है हॉस्पिटल? ढूंढ लो, ये हॉस्पिटल। ठीक है, इसके नॉर्थ वेस्ट में, तो भाई नॉर्थ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, मतलब इसके बीच में है ना, चाहिए रेलवे। एकदम सही। हम देख पा रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल के नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि इस दिशा में क्या है? रेलवे स्टेशन है। नॉर्थ वेस्ट ही तो हुआ ना, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। ये स्टेटमेंट एकदम मेरा सही है, तो ये है हो गया मेरा ट्रू। ठीक, लास्ट क्या है? द लेक इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अपार्टमेंट ब्लॉक, यानी कि जो लेक है, जो तालाब है, वो अपार्टमेंट के नॉर्थ वेस्ट में है। तो भाई ये हम लोग दोबारा आ गए, लेक जो है अपार्टमेंट के नॉर्थ वेस्ट में है। तो भाई नॉर्थ तो ऊपर होता है ना, फिर से ये तो नीचे है, ये तो साउथ हो गया, और वो भी साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट में, तो ये तो गलती है। तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट मेरे क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? टेकिंग योर स्कूल एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, डू यू नो अप्रॉक्सीमेटली इन विच कार्डिनल डायरेक्शन योर होम इज लोकेटेड? डिस्कस विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अगर आप अपने स्कूल को स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर लेते हो, तो क्या आप तकरीबन बता सकते हो कि आपका जो घर है वो आपके स्कूल से कौन सी दिशा में स्थित है? तो सोचो भाई, अगर अपने स्कूल में हो तो सोचो कि आपका घर किस तरफ होगा। ठीक, और फिर पता करो वो डायरेक्शन कौन सी है। देखो, डायरेक्शन पता करने का ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है, मैं अभी बताता हूँ। सुबह सूरज किस तरफ से उगता है, सुबह जो है वो सूरज किस दिशा में, किस तरफ से उगता है, बस यही देखना। सुबह जिस तरफ से सूरज उगता है ना, उसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। और उसकी उल्टी तरफ क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? सूरज इधर से उगता है, वो मेरा क्या होता है? वो मेरा ईस्ट होता है, और उसकी दूसरी दिशा क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। ठीक, उसके बाद में राइट और लेफ्ट कर देना। राइट साइड होता है साउथ और लेफ्ट साइड होता है नॉर्थ। बस ऐसे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। चलिए, तो ये तो हो गया। अब हम लोग सिंबल्स को पढ़ रहे थे कि सिंबल्स क्या चीज़ होती है। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। क्या कह रहा है? सिंबल्स जो होते हैं वो नक्शे के हमारे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। आवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स एंड अ फ्यू अदर एलिमेंट्स, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. क्या कह रहा है कि जो छोटे छोटे मेरे मैप्स होते हैं उनमें क्या होती है? छोटी छोटी सी ड्राइंग होती है, मतलब जो मेरे मैप्स होते हैं ना उनमें छोटी छोटी ड्राइंग होती है किसी जगह की। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ी किसी, मान लो मैं देश का नक्शा बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हर जगह तो बिल्डिंग्स बनाता फिरूंगा नहीं भैया, इतना टाइम थोड़ा ना बिल्डिंग्स बनाते फिरें, नदी नाले बनाते फिरें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिम्बल्स का। किसका यूज़ करते हैं? सिंबल्स का, निशानों का। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पे पानी होता है तो वहाँ पे ब्लू ब्लू कलर कर देते हैं। ठीक, अगर कहीं पे हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, ऐसे हॉस्पिटल वाला। ठीक है ना, कहीं पे अगर मान लो स्कूल है, ठीक, तो उसके लिए अलग से बना लो, बुक कॉपी बना दो, बुक कॉपी कुछ बना दो। ठीक, कहीं पे अगर रेलवे है तो ऐसी पटरी बना देते हैं, इस तरीके से देखने में लगता है कि अच्छा हाँ यहाँ पर रेलवे लाइन है।
है कि नहीं। तो ये सब क्या होता है, ये सब मेरे सिंबल्स होते हैं। और इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि भाई कहाँ पे क्या जगह मौजूद है उसको मैं जान सकूँ। क्योंकि अगर मैं सबको एक जैसा बना देता हूँ, मान लो मैंने ना दुकान को भी ऐसे बना दिया, हॉस्पिटल को भी ऐसे बना दिया और पुलिस स्टेशन को भी ऐसे बना दिया, आपको जाना है पुलिस स्टेशन, कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा है, नहीं पता चल पाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बिल्डिंग को, अलग अलग जो भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सबको एक साथ बना दोगे तो समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक। यही होता है सिंबल्स का काम। क्या होता है सिंबल्स का काम, सिंबल्स का काम भैया यही होता है कि जब भी हम कोई बहुत बड़ा नक्शा बनाते हैं तो उसमें हम हर एक चीज़ की तो ड्राइंग बना नहीं सकते, तो क्या करते हैं भाई, जगह छोटी होती है तो उसमें हम लोग सिंबल्स यानी निशान का, चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं उन जगहों को दिखाने के लिए, ठीक है। ये तो गया इसका आंसर। अरे आंसर क्या हुआ, ये तो मैं आपको समझा रहा था ना, ये आंसर थोड़ा ना हुआ। चलिए कहाँ पे थे हम लोग, इंस्टेड दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट दिस फीचर्स। कहाँ तक हो गया था, अच्छा ऑन ये हो गया था। Instead of a symbol is used to represent these features, symbol for different kind of building, for instance a railway station, a school, a post office, for road and railway lines, and for natural elements such as river, a pond or a forest. In that way numerous detail can be shown in the limited space available on a map. ये चीज़ बता रहे कि भाई सिंबल्स का यूज़ किस लिए करते हैं, मैप में कम जगह होती है, उसमें हम जितनी हो सके उतनी जानकारी देने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको अभी समझाया, वही बात ये भी कह रहे हैं। टू मेक मैप मोर ईजिली अंडरस्टैंड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल। क्या कह रहा है भाई, नक्शा लोगों को आसानी से समझ में, सभी लोगों को आसानी समझ में आ सके, इसके लिए जो नक्शा बनाने वाले होते हैं वो एक विशिष्ट निशान का, मतलब विशिष्ट निशानों का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स, जो अलग अलग देश होते हैं वो अलग प्रकार के निशान का इस्तेमाल करते हैं। द सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट द सर्वे ऑफ इंडिया a government body has fixed a set of symbol for maps of India or part of India. A small section of them is shown in figure 1.2 on page 12. क्या कह रहे हैं कि भाई सर्वे ऑफ इंडिया एक सरकारी संस्था है, उन्होंने क्या करे हैं, उन्होंने भारत के नक्शों के लिए कुछ निशान फिक्स कर दिए, ठीक है ना। उनमें से कुछ हमारे दिए हुए हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक। तो अगर रेलवे लाइन बनानी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, ये सब, मीटर गेज के लिए ये वाला, ब्रॉड गेज के लिए ये वाला, रेलवे स्टेशन के लिए भी ऐसा यूज़ होता है, ठीक है। रोड, मेल्टेड, अनमेल्टेड, ये होता है। बाउंड्री मतलब कि क्या बोलते हैं, जो बॉर्डर होता है उसके लिए इनका यूज़ होता है। नदी वदी दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मंदिर के लिए ये होता है, चर्च के लिए ये होता है, मस्जिद के लिए ये होता है। और ये क्या है, छतरी, छतरी ये क्या है, छतरी क्या होता है ये मुझे पता, छतरी क्या है, चलो छोड़ो और बाकी वो देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए पीयू और इन सब के लिए ये सब इस्तेमाल होता है, ठीक। ग्रेवयार्ड के लिए हमारे इनका यूज़ होता है, जो कब्रिस्तान वब्रिस्तान नहीं होते उनके लिए इनका यूज़ होता है। पेड़ जंगल दिखाने के लिए ये तो घास का है, मतलब ये सब होता है, ठीक। तो ये सिंबल्स का यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को दिखाने के लिए। मैपिंग द अर्थ, Mapping the earth is a little more difficult because our planet is not a flat surface. क्या कह रहा है भाई, नक्शा बनाना, पृथ्वी का नक्शा बनाना हमारा थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी बराबर सतह नहीं है, मतलब वो फ्लैट नहीं है। इट्स नियरली हैज़ द शेप ऑफ स्फीयर, इसका जो शेप है वो तकरीबन मेरा कैसा है, स्फीयर जैसा है। अच्छा, वी सी नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। क्या कह रहा है कि भाई हम इसको नियरली स्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का जो शेप है ना, पृथ्वी का शेप हमारा स्फीयर नहीं है पूरी तरीके से। ये क्या होता है, थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है पोल्स के तरफ, ठीक। जो पृथ्वी का शेप होता है वो ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से होता है। यहाँ थोड़ा मोटा हो गया, साइड में इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसको हम जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ का शेप जियोइड। चलो, however in practice we will consider it to be spherical। लेकिन प्रैक्टिस में हम इसको क्या मानते हैं, स्फेरिकल मान लेते हैं। रिप्रेजेंटिंग a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible। क्या कह रहे हैं कि भाई एक स्फीयर को एक फ्लैट शीट मतलब एक बराबर पेपर पे दिखाना संभव नहीं है।
टू अंडरस्टैंड वाई पील एन ऑरेंज इन सच अ वे दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीस ऑफ स्किन। क्या कहना है कि भाई इसको अच्छे समझने के लिए कि स्फीयर को हम लोग एक पेपर पे क्यों नहीं बना सकते उतने सही से, इसको समझने के लिए आप एक संतरे को छीलो, ऐसे छीलना कि उसके जो छिक्कल हैं वो 3-4 बड़े हिस्सों में निकल आए। देन ट्राई टू फ्लैटन देम ऑन द टेबल। अब टेबल पे उनको फ्लैटन यानी एकदम सीधा करने की कोशिश करो। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग दैम एट द एज। आप ये देखोगे कि आप उनको सीधा नहीं कर पा रहे हो बिना उनके कोने को फाड़े, ठीक है ना। मतलब अगर वो सीधे हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं कि उनके जो कोने हैं वो फट जा रहे हैं, तभी सीधे हो पा रहे हैं। तो अगर हम नक्शा भी ऐसे बनाते हैं जो कि फटा हो, तो क्या काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमको ऐसे नक्शे का क्या काम जो कि सही से हमें कोई चीज़ दिखाई ही नहीं। चलो नाउ कंसीडर आ ग्लोब। अब ये ग्लोब की बात करें। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब ना हमारे पृथ्वी का यानी अर्थ का एक मॉडल होता है, ठीक। मॉडल मतलब छोटा सा खिलौना टाइप का होता है जो कि अर्थ के जैसा बनाया जाता है। विच इज स्फीयर। ग्लोब क्या होती है? स्फीयर होती है। ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। इसके ऊपर एक मैप, एक नक्शा क्या होता है? बना होता है। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का नक्शा मतलब ये पृथ्वी का नक्शा हो सकता है, चांद का नक्शा हो सकता है, किसी दूसरे ग्रह जैसे मार्स का हो सकता है, तारों का हो सकता है, तारामंडल का हो सकता है इत्यादि। मतलब किसी भी चीज़ का नक्शा हो सकता है। The physical objects like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic और cardboard। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये है मेरी ग्लोब। क्या है दोस्तों? ये है मेरी ग्लोब। इसमें आप देख सकते हो भाई नक्शा बना हुआ है और ये है मेरा प्यारा भारत, ठीक। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अफ्रीका है, अंटार्कटिका, बाकी सब जगह भी यहाँ पर है। Here we will study the globe representing the earth geography। यहाँ पर हम ग्लोब को स्टडी करेंगे जो कि पृथ्वी की ज्योग्राफी को, पृथ्वी के भूगोल को दर्शा रही है। Because the globe and the earth have the same spherical shape, a globe will better represent the geography of the earth than a flat map। अब क्योंकि भाई हमारी जो ग्लोब है और साथ में जो पृथ्वी है ये दोनों ही स्फेरिकल शेप के हैं, तो इस वजह से ये दोनों मतलब ये जो हमारी ग्लोब है ये हमारी पृथ्वी की ज्योग्राफी को बेहतर रूप से दिखा पाएगी एज़ कम्पेयर टू हमारा फ्लैट पेपर। क्योंकि भाई फ्लैट पेपर पे आप चाहे जितना भी बनाने की कोशिश क्यों ना कहो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये तो भाई गोल है, ठीक है, पृथ्वी की तरह गोल है, तो बस जैसे पृथ्वी में है वैसे इसमें बना दो, खत्म कहानी, ऊपर से कुछ बढ़ाना घटाना भी नहीं। Understanding coordinates. Imagine a big market in a city or town with neat row of shops all the same size। देखो अब ना इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इनको पढ़ने वाले हैं, इनको समझने वाले हैं, ठीक। कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी लोकेशन को अगर हमें ढूंढना है तो हम कोऑर्डिनेट्स की ही मदद से ही उसको ढूंढते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई कल्पना करिए कि आप किसी बड़े से मार्केट में, बड़ी सी मंडी में हो किसी शहर या गांव में, ठीक है, और उस मार्केट के अंदर क्या है कि भाई कतारों में दुकानें लगी हुई हैं और सभी का जो साइज़ है वो क्या है, एक सा है। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट। आप एक दोस्त से मिलना चाहते हो जो कि आपके मार्केट के अंदर स्टेशनरी शॉप पर है, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़। लेकिन आपके दोस्त को नहीं पता दुकान कहाँ से है। सो यू वुड गिव डायरेक्शंस लाइक मीट मी एट 6 PM एट 7 शॉप इन दी 5th row फ्रॉम दी एंट्रेंस। तो आप उसको डायरेक्शंस दोगे, मतलब आप उसको दिशा निर्देश दोगे कि तुम मुझको 6 बजे, शाम के 6 बजे 5वीं रो में जो 7वीं दुकान है उसके दरवाजे पे मिलना। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू बी प्रिसाइसली, कहाँ गया, टू प्रिसाइसली डिटरमिन योर लोकेशन। इससे आपका जो दोस्त है वो आपकी लोकेशन को आसानी से ढूंढ पाएगा। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। अब एक चेस बोर्ड यानी कि शतरंज को आप कंसीडर करिए। टू रिकॉर्ड मूव बाय एडवांस प्लेयर लेटर्स आर प्लेस्ड अलॉन्ग साइड द मेन पीसेस। क्या कह रहे हैं कि भाई चेस बोर्ड के ऊपर जो मूव्स होते हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए इस तरीके से क्या किया जाता है, उन पे कोई नाम डाल दिया जाता है, ठीक है। उन पे क्या करते हैं, नाम डालते हैं। इधर ABCD डालते हैं और इधर 1 2 3 डाल देते हैं। ऐसे इस साइड भी 1 2 3 पड़ा होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, ABCD होता है। अब इसका यूज़ क्या होता है अभी बताता हूँ।
देखो इनका यूज़ हम लोग करते हैं ना किसी भी एक जो मोहरा है उसकी जगह को ढूंढने के लिए, ठीक। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि ये जो यहाँ पे मोहरा है, बताओ ये कौन सी जगह पे, ठीक है। तो इसको देखना समझना बहुत आसान है। पहले ABCD ढूंढ लो कहाँ पे, तो ABCD में ये कहाँ है, D वाले पे। अब नंबर पे चले जाओ, नंबर पे कहाँ पे, 4 पे। तो इस मोहरे की लोकेशन क्या होगी, ये होगी D4। क्या होगी, D4। बस बहुत आसान होता है, ठीक है ना। अब मान लो कोई मोहरा मैं यहाँ पर रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ मैं। अब मैं कह रहा हूँ इस मोहरे की लोकेशन बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ABCD में देखो ये कहाँ पे, तो ये है मेरा F पे, लिखो F। फिर 1 2 3 नंबर में देख लो कहाँ पे, ये है 6 पे, तो ये क्या हो गया, F6, खत्म। अभी नहीं, जब आप प्रोफेशनल लेवल पर कभी अगर चेस खेलोगे ना, तो आप देखो कि इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। अच्छा, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो भी काफ़ी हद तक ऐसे ही होता है। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अब इनको कैसे लिया जाता है वो अभी हम लोग आगे समझेंगे। To record move by advanced players, letter are placed alongside the main piece. From A to S, see the image and number 1 to 8. From 1 to 8 in between the two sides. क्या कह रहे हैं, दो साइड्स पर एडवांस प्लेयर मतलब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके द्वारा उनके मूव्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे ABCD के लेटर्स और 1 to 8 नंबर्स डाले जाते हैं। This simple system allows player to make each square and record every move. क्या कह रहे हैं कि भाई इस सिंपल से सिस्टम की मदद से जो प्लेयर होता है वो बड़ी आसानी से अपने मूव्स को रिकॉर्ड कर सकता है कि उसने ये चाल चली, फिर उसने ये चाल चली, फिर वो यहाँ पहुँचा, ऐसे। हियर द वाइट साइड हैज़ जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉन टू स्क्वायर फॉरवर्ड। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वाइट साइड ने गेम को स्टार्ट किया है, जो क्वीन का स्पॉन होता है यानी क्वीन के पहले जो प्यादा होता है, जो मोहरा होता है, उसको 2 कदम आगे बढ़ा के, मतलब क्वीन के पॉन को 2 कदम आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अ वेरी कॉमन ओपनिंग, जो कि बहुत ही में क्या है, कॉमन सी ओपनिंग है। सो द पॉन इज सेड टू हैव मूव फ्रॉम D2 टू D4। तो हम कह सकते हैं कि जो ये था पॉन था, ये मोहरा था, ये पहले कहाँ था, यहाँ पर था, तो ये कहा था किस पे, D और ये 2 पे, और अब ये कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया है अब D4 पे, ठीक। तो ये जो मेरा मोहरा था, ये जो मेरा पॉन था, ये D2 से D4 पे चला गया है, ठीक है। चलो लेट एक्सप्लोर क्या है, यूजिंग द सेम टर्म्स राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले बैक। अरे छोड़ो ये सब छोड़ो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द सिस्टम यूज इन दीज 2 एग्जाम्पल्स मे बी कॉल्ड द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या कह रहा है कि भाई जिस सिस्टम का यूज़ किया गया है ऊपर के 2 एग्जाम्पल्स में, कौन से, चेस वाला एग्जाम्पल और उससे ऊपर कौन सा एग्जाम्पल था, चेस वाले से ऊपर कौन सा एग्जाम्पल था, देखो मैं अभी पढ़ा अभी भूल गया। अच्छा ये दोस्त वाला ना, अच्छा शॉप वाला, चलो मार्केट वाला, चेस वाला, ऊपर की जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो होता है हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। क्या होता है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। थैंक्स टू देयर 2 कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑन द चेस बोर्ड कैन बी प्रिसाइसली डिटर्मिन्ड। क्या कह रहे हैं भाई, कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम लोग जो स्टेशनरी शॉप है और साथ ही में जो चेस के वो होते हैं ब्लॉक्स होते हैं चेस बोर्ड पर, इनको हम प्रिसाइसली बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है, ठीक है ना। और ये किसकी, ये कोऑर्डिनेट्स की ही मदद से संभव हो सका है। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क। क्या कह रहा है भाई, ऐसे ही एक सामान्य सिस्टम का यूज़ किया जाता है हमारे दुनिया के नक्शे में भी, ये पता करने के लिए कि कौन सी जगह हमारे नक्शे पर कहाँ है, ठीक है। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क। चलिए देखते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। और अब हम लोग सीखने वाले हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। लैटिट्यूड्स, तो दोस्तों अब हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप लोग पढ़ना, ठीक। चलो अच्छा एक काम करता हूँ मैं ना, इसमें एक इमेज है उसके ऊपर पहले मैं आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, फिर हम लोग ये पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा समझ लोगे ना तो इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक। अच्छा ये देखो, ये क्या दी हुई है, हमारी पृथ्वी की एक फ़ोटो दे रखी है, इमेज दे रखी है, ठीक है। अच्छा इस फोटो में कुछ अजीब सा आपको दिख रहा है, बताओ इस फोटो में क्या आपको कुछ अजीब सा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसमें देखो ये हमारी बहुत सारी लाइनें नहीं दिख रही हैं।
अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सारी लाइनें हैं क्या। तो दोस्तों यही लाइनें हैं हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब एक और सवाल उठता है, क्या ये लाइनें असली हैं? तो जवाब है नहीं, ये लाइनें असली नहीं हैं। ये सारी लाइनें क्या हैं? इमेजिनरी हैं, यानी कि काल्पनिक हैं। मतलब हमने अपने मन से इनको ऐसे खींच रखा है, ये असलियत में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब एक और सवाल उठ रहा है कि अगर ये असली नहीं है तो ये इस इमेज में कर क्या रही हैं और आखिर हमने इनको खींचा क्यों है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे ना। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे अगर हमको पृथ्वी के निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, किस चीज़ के आधार पर निकालेंगे? कभी सोचा है? कभी ये चीज़ सोचा है? तो जवाब है कि भाई अगर हम अर्थ के यानी पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो वो उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेस पे निकाले जाते हैं। यानी कि आपको ये जो लाइनें दिख रही ना, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग इसका कोऑर्डिनेट मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। तो ये होता है इन लाइनों का काम, ठीक है। और साथ ही में ये जो लाइनें हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इनका सिर्फ इतना ही काम नहीं है सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिखाने का, ठीक। ये इससे ज़्यादा भी और भी कई चीज़ों के लिए इनका यूज़ किया जाता है। उसके बारे में भी आगे हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल फंसता है लोगों का वो ये होता है कि भाई लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं, कैसे पहचानें। तो देखो लैटिट्यूड इस शब्द से मिलता जुलता एक शब्द होता है लैटिट्यूड यानी कि लेटी, ठीक। तो लैटिट्यूड मतलब लेटी, यानी कि जो लेटी हुई लाइनें हैं ना वो मेरी क्या होती हैं? लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। और लेटी हुई लाइनें कौन सी हैं? ये वाली, ये देखो, ये देखो, ये देखो, लेटी है कि नहीं लेटी हैं? ये सारी लाइनें लेटी हैं कि नहीं लेटी हैं? लेटी हैं ना। ये सारी कहलाती हैं क्या? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या होती हैं? लैटिट्यूड ये लाइनें होती हैं लेटी वाली, ठीक। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग वर्ड से बना है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबी, लंबी मतलब लंबी और खड़ी। तो जो लंबी और खड़ी लाइनें होती हैं वो मेरी क्या होती है? लॉन्गिट्यूड होती है, ये वाली, ठीक है। तो समझ गया ना भाई, लैटिट्यूड किन लाइनों को कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किन लाइनों को कहते हैं। तो लैटिट्यूड वो लाइनें होती हैं जो कि लेटी लेटी होती हैं, लॉन्गिट्यूड वो लाइनें होती हैं जो कि लंबी लंबी यानी कि खड़ी खड़ी होती हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग हमारे जो पैराग्राफ था उस पर वापस चलते हैं। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। क्या कह रहा है भाई? ग्लोब पर वापस चलते हैं। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। ग्लोब में जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा क्या है? ईजी है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है। रोटेट द ग्लोब। अब क्या कह रहा है? उस ग्लोब को रोटेट करो, यानी कि ग्लोब को हिलाओ। वाइल इट रोटेट, जब ये घूम रही है, द फिक्स्ड पॉइंट एट द टॉप एंड द बॉटम्स आर टू पोल्स। जो फिक्स पॉइंट हैं टॉप और बॉटम पे वो क्या है? उसके पोल्स हैं। देखो दोस्तों, जो ग्लोब होती है ना, इसको बनाया ही ऐसे जाता है, इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि इसके जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है ना वो एग्जैक्टली उसी जगह पे पड़ेंगे जहाँ पर जो ग्लोब है वो मेरी स्टैंड से जुड़ी होती है, ताकि जब हम ग्लोब को घुमाएं तो उस कंडीशन में इसके जो पोल्स हैं वो अपनी जगह पे बने रहें, ठीक। इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है क्योंकि हमारी जो असली पृथ्वी है ना वो भी ऐसे ही घूमती है, तो ग्लोब भी वैसे ही बनाया जाता है। हाफ वे बिटवीन देम इज द इक्वेटर, नोट द सर्कल मार्किंग इट। क्या कह रहे हैं? इनके बीच में क्या है? इक्वेटर है। तो भाई दिखा देता हूँ इक्वेटर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है ना इक्वेटर, ये हमारी इस पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इक्वेटर देखो जितनी भी लाइनें आपको दिख रही है ना, ये प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ये सब असली में मतलब सच्चाई में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी लाइनें क्या हैं? इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, जो कि हमने हमारी पृथ्वी को बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए ली हैं, ठीक है। तो ढूंढने मत लग जाना कि अरे यहाँ से इक्वेटर गई है, यहाँ से जरूर कोई लाइन खींची होगी ज़मीन पे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई लाइनें असलियत में नहीं खींची हैं। चलो जी, तो यही कह रहे हैं कि भाई बीच में जो लाइन है वो क्या है? वो है मेरी इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर होती है ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में बांटती है। चलो, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर। क्या कह रहे हैं? कल्पना करिए कि आप इक्वेटर पे खड़े हो एंड ट्रैवल टूवर्ड वन ऑफ द पोल्स, और अब आप एक पोल की तरफ सफ़र कर रहे हो, यानी एक पोल की तरफ आप बढ़ रहे हो। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस। अच्छा, ऐसा करोगे तो आपकी जो दूरी है इक्वेटर से वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। जो लैटिट्यूड है वो क्या करती है? वो इक्वेटर से इस बढ़ी हुई दूरी को मेजर करती है, मतलब नापती है।
एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रैवल, यानी कि इस सफ़र के किसी भी एक बिंदु पर, यू कैन ड्रॉ एन इमेजनरी लाइन दैट रन फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू इक्वेटर। आप इस सफ़र के दौरान कहीं पे भी किसी भी बिंदु पे एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हो जो कि मेरी ईस्ट से वेस्ट तक दौड़ेगी, इक्वेटर की पैरेलल होगी। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ऐसी लाइन को हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होती है अभी समझा देता हूँ। देखो, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि लैटिट्यूड कौन सी लाइनें होती हैं, जो लेटी लेटी होती हैं, राइट। मतलब ये सारी लेटी हुई लाइनें क्या होंगी, लैटिट्यूड हुई। अच्छा, ये जो सारी लाइनें होती हैं ना, ये हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, कभी भी ये आपस में आके नहीं मिलेंगी। मतलब कभी ऐसा नहीं हो कि जो इक्वेटर की लाइन है ये इधर घुस जाए, इससे मिल जाए या इससे मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जो लाइनें होती हैं, पहली चीज़ तो ये कि सारी की सारी क्या होती है, पैरेलल होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में चलती हैं। अच्छा, और ये सारी ही लाइनें मेरी क्या हैं, लैटिट्यूड हैं कि नहीं है। तो इन सारी लाइनों के सेट को हम क्या कहेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कह देंगे, और कोई चीज़ नहीं है। बस हमारा जो ब्रैकेट कह रहा हूँ, हमारी जो उसमें क्या बोलते हैं आगे थ्योरी दे रखी है, उसमें वो क्या बोल रहा है कि भाई आप मान लो इक्वेटर पे हो, इक्वेटर से आप कहीं डिस्टेंस चले, मान लो आप यहाँ तक चले, अब यहाँ पे कोई भी आप एक ऐसी इक्वेटर के पैरेलल क्या कर लो, एक इमेजिनरी लाइन खींच लो, ठीक है। ये क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। ऐसे यहाँ बड़े यहाँ पे खींच लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। कुल मिला के ये कि भाई पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कुछ नहीं, यही जो हमारी लैटिट्यूड लाइन्स का सेट है इसको बोलते हैं। सेम चीज़ पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड में भी होगा। भाई पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड भी अभी आप पढ़ने वाले हो, उसमें भी पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं होता है, बस ये जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं इनके सेट को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखो, आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ, और ये अर्थ के चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जैसे यही चीज़ बताई है। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज़ द इक्वेटर। और ग्लोब पर ये चीज़ ध्यान देना बहुत ही ईजी है कि भाई जो सबसे बड़ा सर्कल है वो क्या है, इक्वेटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना कि ये जो इक्वेटर होती है ना, ये एक तरीके से हमारी सबसे बड़ी लैटिट्यूड की लाइन होती है, इससे बड़ी और कोई नहीं है। While the circle marked by the parallel of latitude grows smaller as we move northward or southward। देखो, एक और चीज़ में, जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सर्कल हैं छोटे होते जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरी ये लैटिट्यूड होती हैं ये क्या होती रहती हैं, छोटी होती जाती हैं, ठीक है। एक ये भी पॉइंट ध्यान में रखना आप लोग। लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज। जो लैटिट्यूड होती हैं इनको हम लोग डिग्रीज में लेते हैं, ठीक है। इनको किस में नापा जाता है, डिग्रीज के अंदर नापा जाता है। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री। क्या कह रहे हैं कि भाई जो इक्वेटर होता है इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड के तौर पे नापा जाता है, जबकि जो मेरे पोल होते हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल, इनको 90 डिग्री के तौर पे नापते हैं। बस फ़र्क क्या होता है कि भैया जो नॉर्थ पोल है उसको 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं और साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ बोलते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द लैटिट्यूड एंड द क्लाइमेट। क्या कह रहे हैं भाई, लैटिट्यूड और क्लाइमेट में हमारा क्या है, कनेक्शन है, यानी लैटिट्यूड और मौसम में हमारा संबंध होता है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट। जो इक्वेटर होती है उसके आसपास का जो मौसम है वो हमारा कैसा रहता है, गर्म रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। सबसे ज़्यादा जो गर्म एरिया है ना वो हमारे इक्वेटर के ही आसपास पाए जाते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में मिलेंगे वो इधर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इस जगह को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। As you travel away from the equator towards one of the poles in the other world, your latitude increases. The climate became more moderate or temperate, and closer to the north or south pole, the climate grows colder or frigid. You will learn in science why this is so, and also why we experience different seasons in the course of a year. देखो क्या कह रहे हैं इसमें कि भाई इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ते रहते हो, गर्मी जो है यानी गर्म मौसम जो है वो क्या होता रहता है, ठंडा होता रहता है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है, बर्फ़ जमी रहती है हर समय।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होती है, बर्फ़ जमी रहती है, मतलब वहाँ पे हर समय क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। कौन सा जोन, फ्रिजिड जोन। ठीक, देखो जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, बहुत गर्मी है, टॉरिड जोन। इसके ऊपर आते हैं तो होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेट जोन, और जिसको कि हम लोग टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। मॉडरेट टेम्परेट दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मॉडरेट जोन या फिर टेम्परेट जोन, यहाँ का मौसम क्या होता है, यहाँ का मौसम ठीक ठाक होता है। ठीक, हमारा जो देश है ना इंडिया, वो किस में हमारा पड़ता है, वो हमारा इसी जोन के पास में पड़ता है। ठीक है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो हमारा मॉडरेट के पास में पड़ता है। ठीक, इसीलिए हमारे इंडिया का अच्छा खासा मौसम रहता है। और इसके ऊपर जाते तो और ठंडी बढ़ जाती है, और उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन, जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, जैसे कि रशिया ये सब फ्रिजिड जोन के ही आसपास पड़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, हमारे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हैं ये अभी मैंने आपको, जब मैं इनका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि भाई ये जो होते हैं ना हमारे कई और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे जो सीजन्स होते हैं, यानी कि जो मौसम्स होते हैं ना, वो भी इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के इसी क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए, लॉन्गिट्यूड, तो भाई लैटीट्यूड पढ़ लिया, अब लॉन्गिट्यूड की बारी। देखो, जैसे हमने लैटीट्यूड पढ़ा था सेम चीज़ लॉन्गिट्यूड में है, बस फ़र्क क्या है, नाम बदले हुए हैं थोड़े बहुत, और कुछ नहीं है। ठीक, इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। क्या कह रहे हैं, कल्पना करिए कि अब आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आपने सफ़र किया सबसे छोटी संभव रेखा से। ऑब्जर्व द ग्लोब, ग्लोब को ध्यान से देखो। You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. क्या कह रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ देखोगे कि भाई अगर हम अफ्रीका यूरोप से होते होते जाते हैं या फिर एशिया से होते होते जाते हैं तो डिस्टेंस क्या पड़ेगा, मेरा सेम ही पड़ेगा। ठीक है, दिस लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर। देखो मैं सीधे समझा देता हूँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देखो जी, तो सवाल ये आ रहा है लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन है। लॉन्गिट्यूड अभी मैंने बताया ये लंबी लंबी लाइन है। ठीक है, एक और चीज़, लॉन्गिट्यूड हर जगह बराबर होती है, मतलब यहाँ की लॉन्गिट्यूड यहाँ वाले लॉन्गिट्यूड के बराबर होगी, यहाँ की लॉन्गिट्यूड यहाँ वाले लॉन्गिट्यूड के बराबर होगी। मतलब लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें होती हैं ना, ये मेरी क्या होती हैं, बराबर रहती हैं। लैटीट्यूड में ऐसा नहीं होता। लैटीट्यूड में आप जैसे जैसे पोल्स के करीब आते जाते हो ये क्या होती रहती हैं, बढ़ती घटती रहती हैं। लेकिन भाई इसमें लॉन्गिट्यूड वाले के अंदर ऐसा नहीं होता है। लॉन्गिट्यूड सारी बराबर होती हैं, लैटीट्यूड हमारी बढ़ती घटती हैं पोल के करीब आते जाते, लेकिन 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 लॉन्गिट्यूड हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर ही रहती हैं। ठीक है, यही पॉइंट इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सेट होता है हमारे बहुत सारे इनका लॉन्गिट्यूड का, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, या फिर तो इसको आप मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कह सकते हो। ज़्यादातर में आपको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ही लिखा दिखाई देगा। ठीक, चलिए, यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सेस। साइंस में आप ये भी सीखोगे कि जो पृथ्वी है ये अपने एक्सेस पे घूमती है। To put it simple, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is sun illuminating the earth. Slowly rotate the globe eastward. We can note that some places on the earth it is morning, while other it is midnight, evening or night. When it's breakfast time in one country, it's lunch time in another, and in the third country people are fast asleep. That is why by measuring the longitude of a place, we can also be measuring the time at that place. Let us see how. तो देखो जी, ये लॉन्गिट्यूड के बारे में हमको और चीज़ें बता रहे हैं। ठीक, उससे पहले इन्होंने एग्जाम्पल लेने को कहा। ये कह रहे हैं कि भाई आप एक टेबल लैंप लीजिए, ठीक है, उसको अपने ग्लोब से थोड़ा दूर रखिए, उसको ऑन करिए। ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि जो टेबल लैंप है वो सन है, यानी कि सूरज है। जब अपनी ग्लोब को टेबल लैंप से उस पर रोशनी डालोगे तो आप पाओगे कि पृथ्वी के सब तरफ, यानी हर तरफ उसकी रोशनी नहीं पहुंच रही है, कुछ जगहों पे ही रोशनी पड़ रही है। मतलब जहाँ पे रोशनी पड़ रही होगी वहाँ पे दिन होगा, जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पर रात होगी। ठीक है ना, कहीं पे सुबह का समय होगा तो कहीं पे रात का होगा, कहीं पे दोपहर का होगा, कहीं पे एकदम आधी रात हो रखी होगी।
ठीक, कहीं पे अगर ब्रेकफास्ट का टाइम है यानी सुबह लोग खाना खा रहे हैं तो कहीं पे लंच टाइम होगा, और हो सकता है तीसरी किसी देश में, तीसरी किसी जगह में लोग क्या हों, आराम से सो रही हों। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई लॉन्गिट्यूड मेजर करने से हम उस जगह के समय के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो टाइम होता है वो हमारा किससे कनेक्टेड होता है? लॉन्गिट्यूड से कनेक्टेड होता है। कैसे होता है, अब हम लोग इसी को आगे जानने वाले हैं। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइंस अ रेफरेंस पॉइंट कॉल दी मेरिडियन। क्या कह रहे हैं कि भाई लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। देखो, इसके लिए लैटिट्यूड के लिए हम लोग इक्वेटर लेते हैं और लॉन्गिट्यूड के लिए हम लोग क्या लेते हैं? प्राइम मेरिडियन लेते हैं। ठीक है, it is also called Greenwich Meridian because in the year 1884 some nation decided that prime meridian passing through Greenwich and area of London in England would becomes the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. ठीक है, देखो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई इनको लॉन्गिट्यूड को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। इसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई प्राइम मेरिडियन क्या है। तो एक जगह है लंदन, इंग्लैंड, लंदन में ग्रीनविच नाम से, वहाँ से एक मेरिडियन पास होता है। साल 1884 में कई सारे देश साथ में आए और उन्होंने फैसला किया कि ये जो मेरिडियन हमारा ग्रीनविच से पास हो रहा है इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन मानेंगे। ठीक है, मतलब इसको एक तरीके से सेट किया जाएगा प्राइम मेरिडियन के तौर पर। ठीक, और भाई प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हमारी क्या होती है? अच्छा, एक और पॉइंट देखो, जब लैटिट्यूड को हम लोग पढ़ रहे थे हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, और पोल्स पे क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री साउथ। प्राइम मेरिडियन में थोड़ा डिफरेंट है, प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री होता है। ठीक है, और जो इसकी आखिरी मेरिडियन होती है वो 180 की होती है। मतलब ये इक्वेटर वाले से इससे हमारे लैटिट्यूड वाले से डबल होती है। जो लैटिट्यूड है इसमें मेजरमेंट 90 डिग्री तक जाता है, लॉन्गिट्यूड में जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री तक का जाता है। ठीक, चलो तो कहाँ पर थे? प्राइम मेरिडियन हमारा क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का होता है। जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर फ्रॉम इफ यू ट्रेवल टूवर्ड वन ऑफ द पोल्स, longitude is the measure of the distance from the prime meridian if you travel along the equator। क्या कह रहा है कि भाई जैसे जो हमारा लैटिट्यूड होता है उसका मेजर कैसे निकालते हैं? कहाँ गई इमेज? ये रही। तो भाई इसका मेजर कैसे निकालते हैं? लैटिट्यूड जैसे कि मान लो यहाँ पे हैं तो इसकी नाप कैसे निकालेंगे? यहाँ से इक्वेटर से, कि इसके बीच की दूरी इतनी होगी। वैसे ही हमारे लॉन्गिट्यूड को कैसे निकालते कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो प्राइम मेरिडियन से इसकी दूरी निकाली जाएगी यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेट करने का तरीका होता है। जो मेजरमेंट है वो पोल से नहीं निकाली जाती है, वो किससे निकाली जाती है? लैटिट्यूड वाले केस में इक्वेटर से, और प्राइम मेरिडियन से लॉन्गिट्यूड वाले केस में। ठीक, तो जस्ट कहाँ था? चलिए, लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर्ड इन डिग्री, मतलब ये क्या है, जो लॉन्गिट्यूड है ये भी डिग्रीज में ही मेजर किया जाता है। वेस्टवर्ड से ईस्टवर्ड तक टेस की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक बढ़ती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। विद द लेटर W और E एडेड। फॉर इंस्टेंट यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्रीज वेस्ट, वाइल दिल्ली इज 77 डिग्रीज ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे दी जाए और कहा जाए पहचानो इसमें से लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो पहचानना बहुत आसान है। ठीक है, लैटिट्यूड जो होते हैं उसमें डिग्री के बाद में हमेशा नॉर्थ या साउथ लगा होता है। ठीक, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उसमें डिग्री के बाद में हमेशा ईस्ट या वेस्ट लगा होता है। ठीक, ये एक डिफरेंस है हमारे इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पहचानने का। जो लैटिट्यूड हैं इसमें आपका डिग्री के बाद में नॉर्थ या साउथ लगा होगा, बट उसी मतलब दूसरे हाथ पे हमारे लॉन्गिट्यूड में क्या होता है? डिग्री के बाद में ईस्ट या वेस्ट लगा होता है। ईजी सा है। चलिए, डोंट मिस आउट, एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड। सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्रीज, ओमिटेड द लेटर W और E। क्या कह रहे हैं कि भाई ग्लोब पे अगर आप देखो तो आप पाओगे कि भाई 180 डिग्री ईस्ट
या 180 डिग्री वेस्ट का जो ये है हमारा लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे ना ही तो W लिखा है ना ही तो E लिखा है, सिर्फ लिखा है 180 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप भाई चाहे तो ईस्ट से मेजर करो या वेस्ट से मेजर करो, 180 डिग्री 180 डिग्री पर आते ही जो दोनों ही साइड्स के मेरिडियन है ना, वो आपस में आके क्या होते हैं, मिल जाते हैं। मतलब ये एक तरीके से इसका लास्ट मेरिडियन होता है, ठीक। इसलिए इसमें ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं लगाते, बस 180 डिग्री लगा देते हैं, खत्म कहानी। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। अभी मैंने आपको जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसके काम में आते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने काम में आते हैं। वही चीज़ ये लाइन भी कह रही है। विद दैम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन दी अर्थ, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से आप पृथ्वी पर किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हो। You can now understand a statement such as Delhi lies at 29 degrees north latitude and 77 degree east longitude। क्या कह रहे हैं कि भाई अब आप ये जो स्टेटमेंट है कि जो दिल्ली है ये 29 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, इसको अब आप समझ सकते हो। फिगर 1.3 ऑन पेज शोज दी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर। चलो किसकी बात कर रहे हैं? ये इस इमेज की बात कर रहे हैं कि भाई इस इमेज के अंदर आपको पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। ऑल दीज लाइन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। ये जो सारी लाइन्स होती हैं ये ग्लोब के लिए एक ग्रिड यानी कि जाल तरीके से बनाती हैं, इसलिए इनको हम लोग ग्रिड लाइन्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, डोंट मिस आउट द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। देखो हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन के बारे में इसमें पढ़ रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि जो भाई ये ग्रीनविच मेरिडियन है ये पहली प्राइम मेरिडियन नहीं थी। देयर वर अदर्स इन दी पास्ट, यानी अतीत में इसके अलावा और भी हमारी प्राइम मेरिडियंस हुआ करती थी। In fact, many centuries before, Europe, India had a prime meridian of its own। क्या कह रहा है कि भाई कई सौ साल पहले यूरोप और भारत की खुद की क्या होती थी, प्राइम मेरिडियन हुआ करती थी। फिगर 1.5 जो कि हमें फिगर 1.5 में देखने को मिल जाएगी। इट वॉज कॉल्ड मध्य रेखा और मिडिल लाइन, इसको मध्य रेखा या फिर मिडिल लाइन के नाम से जाना जाता था। एंड पास्ड थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी टुडेज उज्जैन, और ये आज का जो उज्जैन शहर है ना उससे होकर गुजरती थी। विच वॉज रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज, जो कि कई सेंचुरीज यानी कई 100 सालों से एस्ट्रोनॉमी के लिए क्या था, काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। वारामिहिरा a famous astronomer lived and worked there some 1500 years ago। क्या कह रहे हैं कि भाई वारामिहिरा नाम के एक बहुत ही मशहूर एस्ट्रोनॉमर थे जो कि वहाँ पर रहते थे और काम करते थे तकरीबन 1500 साल पहले। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर of concept of latitude and longitude including the need for a zero or prime meridian। क्या कह रहा है कि भाई जो भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स थे वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते थे, साथ ही में शून्य की जो ज़रूरत है उसके बारे में भी इनको पता था और प्राइम मेरिडियंस के बारे में भी ये जाना करते थे। द उज्जैनी मेरिडियन became a reference for calculating in all Indian astronomical text। क्या कह रहे हैं कि भारत के जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट हैं उनमें कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब उनमें जो भी इनको निकालना होता था, जोड़ घटाना जो भी करना होता था, उसके लिए उज्जैनी मेरिडियन का ही यूज़ किया जाता था। द मैप शोज अ फ्यू एंशिएंट इंडियन सिटीज़ क्लोज टू उज्जैनी मेरिडियन। ये जो नक्शा है कौन सा वाला, ये वाला नक्शा, ठीक है, ये कुछ पुराने शहरों को दिखा रहा है जो कि उज्जैन मेरिडियन के क्या थे, पास थे। ठीक, सम आर वेरी क्लोज टू इट, कुछ बहुत ही करीब है, वाइल अदर आर लिटिल अवे, जबकि कुछ दूर हैं। दिस इज बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग विच वॉज नॉट एज प्रिसाइज देन एज इट इज़ टुडे। क्या कह रहा है कि भाई नक्शे में हम देख पा रहे हैं कि कुछ शहर तो इस मेरिडियन के बहुत करीब हैं, जैसे ये वाला, ठीक है, वहीं कुछ जो है बहुत दूर है, जैसे कि ये देखो इतना दूर, ये देखो इतने दूर है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई लॉन्गिट्यूड को निकालने के लिए हमें सही समय की जानकारी होनी चाहिए,
ठीक। और उस समय सही समय को निकाल पाना क्या आज के मुकाबले उतना संभव नहीं था। मतलब जो समय वो निकलता तो था लेकिन उतना सटीक नहीं होता था जितना आज के समय हम निकाल पाते हैं। ठीक है, और यही रीज़न था कि इनका ये क्या कहते हो, ये जो मेरिडियन है इसके जो ये हैं शहर, ये कैसे आगे पीछे हैं। ठीक, चलिए अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। तो अब टाइम जोन्स क्या होते हैं, टाइम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अलग अलग जगह का समय कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको अब ग्लोब को रोटेट करना होगा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अगर आपके उसमें आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ कहीं कोई ग्लोब रखा है तो उसको मूव करके देखो कैसे, पश्चिम से पूरब की तरफ इसको आप घुमाना। दैट इज हाउ आवर प्लैनेट स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस। इसी तरीके से यानी कि वेस्ट टू ईस्ट हमारा जो ग्रह है वो अपने एक्सिस पे मूव करता है, मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। और 24 घंटे में वो एक चक्कर लगा लेता है। मतलब अगर हमारा ग्रह यहाँ चालू हुआ है ना तो 24 घंटे में ये एक पूरा गोला पूरा कर लेगा। अ फुल टर्न इज़ 360 डिग्रीज। जो पूरा एक टर्न होता है वो 360 डिग्री का होता है। सो दिस मीन्स 15 डिग्रीज पर आवर। तो इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में 15 डिग्री जो मेरा ग्रह है वो मूव कर रहा है। ठीक, यहाँ पे दिया भी हुआ है 15 × 24 यानी 15 डिग्री हर एक एक घंटे में, यानी टोटल 24 घंटे में हो गया 360 घंटा, सॉरी 360 डिग्री, घंटा नहीं 360 डिग्री। ठीक है, लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्रीज। क्या कह रहा है कि भाई चलो हम अब क्या करते हैं 15 डिग्री पर, मतलब हर 15 डिग्री पर मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को लगा देते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है उसको खींच देते हैं। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री। क्या कह रहा है कि भाई अगर हम ईस्टवर्ड जाते हैं प्राइम मेरिडियन पे, तो मैंने आपको बताया था अभी आगे कि प्राइम मेरिडियन जो होती है ना वो किस पे होती है, 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं 0 से आगे बढ़ूंगा, तो 15 डिग्री आएगा, क्योंकि 15 बढ़ रहा है ना। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही करते करते 45 डिग्री, ऐसे करते करते क्या है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ये बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक मेरा 180 नहीं हो जाता। और जैसे 180 हो जाएगा फिर दूसरी तरफ से शुरू। ठीक, ऐसे। चलो, इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि भाई 15 डिग्री हमारी जो पृथ्वी है वो एक घंटे में 15 डिग्री मूव करती है। ठीक है, मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1 घंटे का होगा, है कि नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे भी 1 घंटे का होगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इस वाले और इस वाले इनके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है, तो भाई 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। ठीक, तो इस तरीके से टाइम निकाला जाता है। जितने 15 डिग्रीज होते हैं उतना टाइम का क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक एक घंटा करके निकालते हैं। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन। क्या कह रहा है कि भाई ये लोकल टाइम को कैसे निकाला जा रहा है, इसमें उसकी बात कर रहे हैं कि भाई हर मेरिडियन में एक एक घंटा ऐड करके क्या कर रहे हैं, लोकल टाइम आ रहा है। इफ़ इट इज़ 12 PM और नून एट ग्रीनविच, इट इज़ 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। क्या कह रहा है, अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है दोपहर का, तो भाई उसके 15 डिग्री, मतलब जो 15 डिग्री डिस्टेंस है वहाँ से वहाँ पे कितना हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा। ठीक है, 30 डिग्री पे 2 बज रहा होगा, ऐसे ही 45 डिग्री पे 3 बज रहा होगा। ठीक, इस तरह बढ़ता जाएगा। 60 डिग्री पे 4 बज रहा होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। बट गोइंग वेस्टवर्ड, लेकिन अगर हम वेस्टवर्ड जाते हैं तो समय क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ईस्टवर्ड जाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन वेस्टवर्ड जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 12 बज रहा है, 15 डिग्री इधर आ गए तो 11 बजेगा, फिर 15 डिग्री इधर आ गए तो 10 बजेगा, फिर 9 बजेगा, फिर 8, मतलब इधर घटेगा और उधर ईस्ट की तरफ बढ़ेगा। ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम प्लस में होगा, वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम माइनस में होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा यहाँ पे दिया हुई, मतलब जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो। ये देखो 15 डिग्रीज का डिफरेंस है, ये क्या बच गया, 1 बच गया, ये 2 बच गया, 3 बच गया। यहाँ देखो 11 बज रहा है, 10 बज रहा है, मतलब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है और यहाँ का +1 हो रहा है। ठीक है, -1 आवर्स और +1 आवर्स। ठीक, सीधा सा लॉजिक है ये। चलो लेट्स एक्सप्लोर।
टू फ्रेंड्स, वन इज सिटिंग इन पोरबंदर गुजरात एंड अदर इन ये क्या है तो तिनसुकिया आसम, आर स्पीकिंग ऑन अ फोन लेफ्ट लेट आफ्टरनून। क्या कह रहे भाई, दो दोस्त हैं, एक गुजरात में पोरबंदर में बैठा है और दूसरा आसाम के तिनसुकिया में बैठा है। दोनों दोपहर में फ़ोन पे अपने बात कर रहे हैं। द लेटर रिमार्क दैट द सन हैज़ सेट इन द आसम। एक ने मतलब इसके बाद वाले दोस्त ने बोला कि भाई आसम में तो सूरज डूब गया है, एंड इट इज़ डार्क नाउ, और अब अंधेरा हो गया। द फॉर्मल इज सरप्राइज एंड सेज, उसका जो दूसरा दोस्त जो कि गुजरात में है वो बड़े आश्चर्यचकित होता है और कहता है बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट है, लेकिन यहाँ पे अभी पूरे दिन की रोशनी आ रही है। एक्सप्लेन वाई, समझा सकते हो ऐसा क्यों हुआ। एंड एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन दोज टू सिटीज़। Hint for now, consider the difference in longitude between Porbandar and Tinsukia be 30 degrees later. You can find out the precise value. अच्छा, ये ऐसी आपको एक सिनेरियो इमेजिन करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो इंडिया में ना ओवरऑल जो टाइम जोन है वो एक ही जैसा रहता है, ठीक। ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा क्या एकदम निग्लेजेबल डिफरेंस होता है। पूरा जो टाइम है इंडिया का वो आपको एक ही जैसा रहेगा, तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता, बट हाँ आप इसको इस सिचुएशन को अज्यूम कर सकते हो। चलिए इस पर बढ़ते। वैसे एक काम करो, इस वाले को मत लगाना, ठीक है, इसको अभी मत लगाओ, इसको बाद में आप लोग समझोगे, अब इसका कोई काम नहीं है। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन दी अर्थ। क्या कह रहा है कि भाई इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम किसी भी जगह के लोकल टाइम को निकाल सकते हैं, बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम। लेकिन एक देश के लिए कई सारे लोकल टाइम्स को यूज़ करना क्या है, कन्वीनियंट नहीं होता। दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्री अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू दैम। इसीलिए जो कंट्रीज़ होती हैं वो एक स्टैंडर्ड टाइम को लेती हैं, उनमें जो मेरिडियन पास हो रहा होता है उन कंट्रीज से, उनके बेसिस पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज़ 5 hours 30 minutes, also noted as 5.5 hours ahead of the local time at Greenwich, called Greenwich Mean Time और GMT। क्या कह रहा है कि भाई इंडिया में जो मेरिडियन पास होती है जिससे कि टाइम लेते हैं उसमें और ग्रीनविच वाली में 5.5 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब उसमें और ग्रीनविच वाले में कितना डिफरेंस है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है कि नहीं। और इसी के हिसाब से हमारा जो टाइम है ना वो कैलकुलेट करा जाता है, ठीक। मतलब अभी देखो, अगर अभी ऐसा मान लो कि अभी अगर 5:30 बज रहा है दोपहर का, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक। तो ये जो ग्रीनविच वाली जगह है ना, यहाँ पे 12 बज रहा होगा दोपहर का, ठीक। ऐसे इसको समझ लो आप। चलो लेट्स एक्सप्लोर। रिटर्न टू द टू फ्रेंड्स, यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ये वाला भी रहने दीजिए, ये वाला भी रहने दीजिए, ठीक है। ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज इन दी टाइम जोन्स। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो सारे स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं इनको टाइम जोन्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी टाइम जोन्स के अंदर बांटा जाता है। विच बॉडली फॉलो द जोन ऑफ 15 डिग्रीज इन दी ग्राफ फिगर 1.7। फिगर 1.7 में ये 15-15 डिग्री का ग्राफ फॉलो कर रहा है। तो भाई 1.7 पहले तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, ये 1.8 है, 1.7 कौन सा, ये क्या 1.7, आई थिंक यही है 1.7। अच्छा, इसी ग्राफ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज़ है, ठीक है। चलो बट लेट अस कंसीडर द वर्ल्ड मैप बिलो फिगर 1.8 यानी इस वाले में जो वर्ल्ड मैप है इसको देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ आपने एक चीज़ देखी होगी, कई जगह पे जो मेरिडियन है ना ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, ऐसा क्यों। ये जो मेरिडियन है ये ऐसी टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, क्यों, सोचा। कई जगहों पे ये जो मेरिडियन है ये टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, ऐसा क्यों है, सोचा। तो ऐसा इसलिए है ताकि जो कंट्रीज़ हैं ना उनका अलग अलग टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइम ना आ जाए, पूरी कंट्री एक ही उसके अंदर आ जाए मेरिडियन के लिए। इसके लिए क्या कर दिया, लाइंस को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक देश का 1000 टाइम निकल रहा है, ठीक, एक ही सारा है। चलो यू कैन सी दैट द लाइन डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुल्ली स्ट्रेट। आप देख सकते हो कि भाई जो लाइन टाइम जोन्स को जो डिवाइड करती हैं वो पूरी तरीके से सीधी नहीं है। This is because they have to respect each country's standard time and therefore tend to follow international borders। क्या कह रहा है भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर देश का क्या है, अपना स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक, और उसको ही रिस्पेक्ट करने के लिए ये जो लाइंस हैं ये हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फॉलो करती हैं, मतलब देश के जो बॉर्डर्स हैं उनको फॉलो कर रही हैं।
The number written inside some countries are the number of hours to be added to GMT to get their standard times if they have a positive sign or subtract from GMT if they have negative signs. देखो इसमें आपको ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, हर जगह पे देखो यहाँ पे कहीं -10 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे +8 लिखा है, यहाँ पे प्लस का 5.5 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का 12 लिखा हुआ है, ठीक। ये सब क्या है, ये टाइम निकालने के लिए, ठीक है। आपके GMT वाले में जितना भी टाइम आ रहा है ना, अगर उसमें आप 8 घंटा ऐड कर देते हो तो आपको चाइना का टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। आपका GMT का जो भी टाइम है अगर आप उसमें 10 घंटा माइनस कर देते हो तो आपको कनाडा के इस वाले एरिया का ना टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये -8 को क्या करना है, आपको GMT टाइम में घटाना है यहाँ का समय, और प्लस वाले को ऐड करना है वहाँ का समय, ठीक। मतलब ये समय निकालने यानी टाइम निकालने के लिए ही है, बस जिसमें ऐड उसमें ऐड करो, जिसमें माइनस उसमें माइनस करो। डोंट मिस आउट फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम्स एज इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम। ऊपर के एक्सप्लेनेशन से आपको लग रहा होगा कि भाई हर देश का क्या है, एक ही स्टैंडर्ड टाइम है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, ऐसा हमेशा केस नहीं है। सम कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा और USA आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन। कुछ देश जैसे कि रशिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका यानी USA हो गया, ये बहुत बड़े देश हैं, ठीक है, और एक टाइम जोन से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। द USA हैज़ 6 टाइम जोन्स, इसलिए USA के अंदर यानी अमेरिका के अंदर 6 टाइम जोन है, एंड रशिया हैज़ 11, और रशिया के अंदर 11 टाइम जोन है। मतलब रशिया के अंदर समझ लो 11 अलग अलग जगहों का अलग अलग समय है। Which means that traveling across Russia from east to west, you will need to readjust your watch 10 times to align with the local time. क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि अगर आप रशिया में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपनी घड़ी को 10 बार रीएडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Similarly, the globe in figure 1.9 centered on India shows standard time with respect to GMT for a few countries. क्या कह रहा है, 1.9। अच्छा, ये जो फिगर है हमारा 1.9, ये क्या है, भारत में सेंटर्ड एक तरीके से, ठीक। और भारत के आसपास जो देश हैं इनका आप देख सकते हो क्या दिया है, प्लस करना माइनस करने वाला टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो अगर आपको इनका यहाँ का टाइम निकालना है, कुछ नहीं, जैसे कि मान लो इसका निकालना है चाइना का, तो जो भी GMT का टाइम है उसमें +8 कर देना, ठीक है। सेम चीज़ अगर आपको कहीं नहीं और या फिर जो नन्ना सा ये क्या है इधर वाला जिसमें -11 लिखा है, इसको आप क्या करो, इसको GMT से -11 कर दो, यहाँ का टाइम पता चल जाएगा, ऐसे। चलो, फाइनली while prime meridian are fixed at Greenwich, the opposite line at approximate 180 degrees longitude is called the international date line. क्या कह रहा है कि भाई जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच में हमारी क्या है, फिक्स है, लेकिन इसकी जो अपोजिट लाइन है, जो उल्टी लाइन है, जो कि इसके 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पड़ती है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक। अब इसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोल रहे हैं, टाइम लाइन क्यों नहीं बोल रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। एज यू कैन सी ऑन द मैप, जैसे कि आप नक्शे पे देख सकते हो, द +12 एंड -12 टाइम जोन्स टचेस ईच अदर एट दिस लाइन। क्या कह रहा है कि भाई +12 और -12 का जो टाइम जोन है वो इस लाइन पे टच करता है। इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन, यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। अगर आप शिप या प्लेन से इस लाइन को क्रॉस करते हो तो आपको तारीख बदलनी पड़ेगी अपनी घड़ी पर। इफ़ यू ट्रैवल ईस्ट वर्ड यू सब्सट्रैक्ट अ डे। अगर आप ईस्ट वर्ड जाते हो यानी कि आप यहाँ से पूर्व की तरफ जाते हो तो आपको एक दिन घटाना पड़ेगा। वहीं अगर आप पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ जाते हो तो आपको एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। घटाने का मतलब ये है कि भाई मान लो आज ये वाला लेते हैं कि इसमें क्या करें, आज है मंडे, ठीक, तो एक दिन घटाओगे हो जाएगा संडे। ऐसे अगर वेस्ट जा रहे हो तो एक दिन बढ़ाना है, तो अगर आज संडे है तो क्या हो जाएगा, फिर मंडे हो जाएगा, ठीक है। We said that international date line is approximately at 180 degrees longitude as it deviates in places to avoid dividing some countries into two different days. देखो ये इसमें यही पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये क्या है, डिविएट है, मतलब ये लाइन थोड़ी सी आगे टेढ़ी ली गई। क्यों ली गई है, ताकि ये देशों को दो अलग अलग डेट्स में दिन में मत ना बांटे, ठीक है। तो ये है इसका, ओके, तो इसमें इतना ही था, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट उससे पहले काम करते हैं ना, ये जो हमारे हैं ये शायद पॉइंट्स टू रिमेंबर टाइप के हैं, इनको पढ़ लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन।
मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ वेदर स्मॉल और लार्ज। जो नक्शे हैं वो एक बहुत ही हमारे काम के औजार हैं हमारी पृथ्वी के किसी क्षेत्र को दर्शाने के लिए, भले ही वो क्षेत्र छोटा हो या बड़ा हो। द मेन कंपोनेंट ऑफ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। जो मुख्य कंपोनेंट है हमारे नक्शे के वो क्या है? डिस्टेंस है, डायरेक्शन है, सिंबल है। मतलब दूरी है, दिशा और चिन्ह। Every place on the earth has a location which can be precisely defined with the help of a grid of latitude and longitude, imaginary line running from east to west parallel to equator and north to south from pole to pole respectively। क्या कह रहा है कि भाई हम पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को प्रिसाइसली निकाल सकते हैं, किसी भी लोकेशन के बारे में प्रिसाइसली जान सकते हैं। किसकी मदद से? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के जो जाल है, मतलब ये जो हमारी काल्पनिक लाइनें हैं जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, इनके जाल की मदद से। लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क्स द टाइम एंड डिफाइंस द टाइम जोन। जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम और टाइम जोन को भी डिफाइन करती है। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो हमारी प्राइम मेरिडियन के अपोजिट में है, 180 डिग्री के एकदम अपोजिट यानी विपरीत में है। ठीक। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय 1 डे। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो तो आपका जो दिन है वो एक दिन से बदल जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग किस पे? क्वेश्चन आंसर्स पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? रिटर्निंग टू पेज 10 एंड टू फिगर 5.2 इन चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, taking the scale to be 2.5 centimeters equals to 500 kilometers, calculate the real distance from the estuary of Narmada river to the estuary of Ganga river. Hint round of your measurement on the map to an easy number। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्केल लो। ठीक है, ये जो नक्शा है ना इस पे रखो और नर्मदा और गंगा जहाँ पे मिलती हैं समंदर में, जैसे नर्मदा यहाँ मिल रही है और गंगा यहाँ मिल रही है, स्केल रख के इसको मेजर कर लो। ठीक, निकाल लो कितने सेंटीमीटर आ रहा है। जितना सेंटीमीटर आ रहा है ना उसको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। रुको, डेटा देखने दो मुझको, कितना था डेटा, कितना था। चलो डेटा आपका इसमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर्स। ये वाला लेना आप, इससे ये ले लो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 किलोमीटर्स, ये लेना। जितने सेंटीमीटर हो उतना 200 कर लेना, बस खत्म कहानी। ठीक, चलो। Why is it 5:30 PM in India when it is 12 PM और नून इन लंदन? क्या कह रहा है भाई? भारत के अंदर 5:30 दोपहर के क्यों हो रहे होते हैं जब लंदन के अंदर 12 बज रहा होता है? तो भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से ग्रीनविच मेरिडियन लाइन निकलती है और इंडिया और इस ग्रीनविच मेरिडियन लाइन के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है? 5.5 घंटे का है। इसीलिए टाइम डिफरेंस आप देख सकते हो 5.5 घंटे का यहाँ पे है। क्या इसका आंसर? इंडिया इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT Greenwich Mean Time, which London follows during standard time. Therefore, when it is 12 PM in London, it is 5:30 PM in India due to the time difference। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। चलो थर्ड वाला क्या कह रहा है? Why do we need map and colors? Why do we need symbols and colors in the map? ये कह रहा है कि भाई हमको मैप में यानी कि नक्शे के अंदर हमें सिंबल्स और कलर्स की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप सो दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई डिफरेंट फीचर्स लाइक माउंटेन, रिवर, रोड, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। हमको अलग अलग सिंबल्स और कलर्स की ज़रूरत नक्शे में इसलिए पड़ती है ताकि हम आसानी से पहाड़, नदियाँ, सड़क और अस्पताल को पहचान सकें, साथ ही में इनको कम जगह में बनाया भी जा सके। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8 डायरेक्शन ऑफ योर होम और स्कूल। पता करो कि भाई जो 8 दिशाएं हैं आपके घर या स्कूल से, उन 8 दिशाओं में क्या क्या स्थित है। ठीक है, तो अपने घर में अगर आप हो तो अपनी वही 8 दिशाओं में घूम घूम के देख लो। ठीक, और रही बात डायरेक्शन पता करने की तो बहुत आसान है। जहाँ से सूरज निकलता है वो ईस्ट, उसके पीछे वाला वेस्ट हो गया। ठीक है, सूरज की तरफ जब आप मुँह करके खड़े होगे ना तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ की तरफ होगा और राइट हैंड आपका साउथ की तरफ होगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन पता कर लो और फिर बताओ कि आपके 8 डायरेक्शंस में क्या क्या है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, डिस्कस इट इन ग्रुप विथ ईच ग्रुप राइटिंग एन आंसर इन 100 to 150, कंपेयर द आंसर्स। देखो बहुत आसान है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है भाई बताओ लोकल टाइम में और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस होता है, लोकल टाइम में और स्टैंडर्ड टाइम में क्या डिफरेंस होता है। तो भाई अभी पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया कि लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, क्या कह रहा है, दिल्ली एंड बेंगलुरु लैटिट्यूड इज 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्रीज नॉर्थ, देयर लॉन्गिट्यूड आर ऑलमोस्ट द सेम 77 डिग्री ईस्ट, हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज़। क्या कह रहा है कि भाई दिल्ली और बेंगलुरु का जो लैटिट्यूड है वो है 29 डिग्री नॉर्थ और 13 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, इनका जो लॉन्गिट्यूड है वो ऑलमोस्ट सेम है 77 यानी 77 डिग्री ईस्ट। बताओ दोनों ही शहरों में टाइम डिफरेंस कितना होगा। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो टाइम है वो लॉन्गिट्यूड से निकालते कि नहीं निकालते हैं, क्या लॉन्गिट्यूड सेम है, लॉन्गिट्यूड सेम है ना, तो क्या टाइम सेम होगा, अगर लॉन्गिट्यूड सेम है तो क्या टाइम सेम होगा, होगा ना, बस बात खत्म। तो इन दोनों ही शहरों में कोई टाइम का डिफरेंस है नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई दोनों का लॉन्गिट्यूड सेम है, बात खत्म। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर आंसर विद अ सेंटेंस और टू। आपको क्या करना है, आपको बताना होगा नीचे की जो मेरे स्टेटमेंट दिए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैज़ द सेम लेंथ, लैटिट्यूड की जो जितने भी पैरेलल्स होते हैं उनकी लेंथ सेम है, तो आंसर है फॉल्स, आंसर क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि भाई लैटिट्यूड क्या होता है बताओ, लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड, लेटी का उल्टा खड़ी, याद है कि भूल गए, अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ही। चलो सेकंड वाले पे आते हैं, द लेंथ ऑफ अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज द हाफ दैट ऑफ इक्वेटर, जो लेंथ होती है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की वो आधी होती है इक्वेटर की। ऐसा तो कोई भी स्टेटमेंट, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है पूरे चैप्टर में, पता नहीं कहाँ से क्या डाल रहे हैं ये। द साउथ पोल हैज़ आ लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्रीज साउथ, साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री है साउथ का, एकदम सही बात, एकदम सही बात, इक्वेटर पे 0 होता है और आपका पोल की तरफ 90 डिग्री होता है। इन आसाम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल, आसाम के अंदर इसका लोकल टाइम और इसका IST जो है वो एक जैसा है, गलत बात, IST और लोकल टाइम डिफरेंट होते हैं, लीनियर, अच्छा सब में डिफरेंट नहीं होते, कुछ कुछ में हो भी सकते हैं। लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्या कह रहा है कि भाई जो लाइनें हमारी किसको टाइम जोन को सेपरेट करती हैं वो हमारी मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, फॉल्स। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, मेरा जो ये है लॉन्गिट्यूड ये अलग बात, ये अलग चीज़ है, और टाइम जोन की जो लाइन है वो अलग चीज़ है। द इक्वेटर इज ऑल्सो द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो इक्वेटर है वो लैटिट्यूड का पैरेलल है, एकदम सही जवाब, इक्वेटर जो है ये भाई लैटिट्यूड का पैरेलल होता है, ठीक। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।